Dear friends, those who are preparing for any competitive exams in English grammar, कोई भी व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जॉब्स के लिए, भले वो किसी भी लेवल की हो, और यदि उन्हें कोई भी डाउट है सब्जेक्ट एंड वर्ब के एग्रीमेंट में, शायद ये वीडियो आप यदि पूरा देखते हैं तो आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा और जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपसे गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन इन्हें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। भाई, सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? तो रूल ये बोलता है कि जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लिखा द टीचर एंड क्लर्क डैश कमिंग, यहां पर मैं क्या लगाऊं? सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई यहां पर मुझे इन तीनों में से क्या लगाना, इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं। तो यदि मैं यहाँ पे इज लगाता हूं तो ये इज क्यों आया, और यदि मैं यहाँ पर आर लगाता हूं तो ये आर क्यों आया, सवाल ये आता है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ और सब्जेक्ट होता क्या है। सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हो, उस सेंटेंस में जो कर रहा है, जो कोई एक्शन करता है, कर रहा है, कर चुका है, करेगा, कर रहा था, कुछ भी लगा लो आप, और या फिर उसका आंसर यदि आप ढूंढो, हु का आंसर आपको यदि मिलता है, कौन का उत्तर यदि आपको मिलता है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। अब सब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना जरूरी है। वर्ब भी सिंगुलर होना जरूरी है। ठीक है, यदि सब्जेक्ट मस्कुलाइन जेंडर में है तो वर्ब को भी, यदि हम वर्ब की बात करें तो ये वर्ब भी उसी जेंडर में होना जरूरी है। कैसे? जैसे आपने पढ़ा होगा आई के साथ में हम हमेशा एम लगाते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो ये प्रोनाउन है, इसके बगल में एम ही लगता है। ये हमें पता कैसे चला? जब हमने हमारी क्लासेस पढ़ी, टेंसेस जब आपने पढ़े होंगे तो आपको ये पता चला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ब है, ये वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ में एग्री होना बहुत जरूरी है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। अब सब्जेक्ट और वर्ब को कब कब हम समझे कि भाई कब कब हमें सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है तो हम वर्ब को प्लूरल या सिंगुलर लगाएं। ठीक है, उसके लिए हम आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, यहां पर कब कब हम लगाएं कि जब हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट का एक तरीका होता है कि उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, साथ में एस या ईएस लगाते हैं। तो सिंपल एस या ईएस का मतलब क्या हो गया? वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर करने के लिए हम उसके एंड में एस या ईएस लगाते हैं, ये हमें पता है। तो ये एस और ईएस कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तब हम इसके एंड में एस या ईएस लगाते हैं वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए। कई बार हम कंटिन्यूअस टेंसेस बनाते हैं तो उसमें हमारे पास में कौन से वर्ब्स होते हैं? या तो इज होगा, या एम होगा, या आर होगा। इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से पहचानते हैं। और कई बार जब हम एक नॉर्मल सा सेंटेंस बनाते हैं लिंकिंग वर्ब के हिसाब से, तो ये लिंकिंग वर्ब का जब काम करते हैं तब भी हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो वर्ब है ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और ये जो एम है ये है तो सिंगुलर, लेकिन इसका इस्तेमाल किसके साथ होता है? प्रोनाउन आई के साथ में होता है। ये हमें पता होता है, लेकिन हमेशा हम ये नहीं पहचान पाते कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि हमें समझने में दिक्कत होती है कि यार ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या नहीं है, क्या पता ये प्लूरल है। तो वो स्थितियां कौन कौन सी है, ये रूल्स के अनुसार हम पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, शायद आपके काम आ जाए, शायद आपके काम आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है द टीचर एंड क्लर्क डैश कमिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है द टीचर एंड क्लर्क डैश कमिंग, और हमें ऑप्शन दिया गया है इज, एम या फिर आर। तो क्या लगाना चाहिए? तो सवाल ये आता है कि भाई यहां पर मैं क्या लगाऊं, इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं। तो लगभग बोलेंगे कि यार एंड से हमने जोड़ा, दो नाउन्स हैं इनको हमने जोड़ दिया है, तो यहाँ पे आर आना चाहिए, जबकि आर नहीं आएगा, यहाँ पर आना चाहिए इज। और ये इज क्यों आया? दो नाउन्स को हमने एंड से जोड़ दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पर इज क्यों आया? सवाल ये आता है।
और इसीलिए सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो क्लास है आज की इसी पर आधारित है, और ये क्यों है अभी हम क्लास में एक एक करके पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो इसके हमने कुछ रूल्स बना रखे हैं, आपकी ग्रामर बुक्स में भी है, शायद हो सकता है यहाँ पर भी काम आ जाए आपके। यहाँ पे लिखा हुआ है जब दो नाउन्स को आप एंड से जोड़ते हो, व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड विथ एंड प्लूरल वर्ब इज प्लेस्ड। जब हम दो नाउन्स को एंड से जोड़ते हैं, दो नाउन्स को आपने किससे जोड़ा, एंड से जोड़ दिया, एक रवि को और रमेश को, ये दो नाउन को जब हम एंड से जोड़ते हैं और उसमें यदि हमें वर्ब लगाना पड़े, प्रेजेंट है या पास्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, भले ही वो हमारे सामने एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो हमें वहां पर प्लूरल वर्ब क्यों लगाना पड़े, क्योंकि ये दो को जोड़ने का काम कर रहा है। तो हम बोलेंगे रवि एंड रमेश। अब इनमें से हमारे पास में पास्ट में पूछ रहा है, वॉज आएगा या वर आएगा, तो ये दो हो गए, तो वर जो है ये प्लूरल नाउन है, सॉरी प्लूरल वर्ब है। वर जो है ये प्लूरल वर्ब है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, रवि एंड रमेश वो क्लासमेट्स। रवि और रमेश क्या थे, क्लासमेट्स थे। तो इसका क्यों पता चला हमें, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहां पर रवि, शंकर एंड मोहन डैश वर्कड टुगेदर। यहां पर हैज या हैव, या तो हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, हैज जो है ये सिंगुलर वर्ब है, और हैव जो है ये प्लूरल वर्ब है। दोनों का एक ही मतलब होता है, और दोनों यहाँ पे परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करने के लिए हेल्प का काम करती है। तो या तो हैज लगा दो या हैव लगा दो, मतलब एक ही। लेकिन हमने इसको जोड़ा किससे, एंड से जोड़ दिया। तीन नाउन है, इन तीनों नाउन को हमने एंड से जोड़ दिया, रवि, शंकर और मोहन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैव लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एंड से जुड़ा हुआ है। इसे तीन प्रॉपर नाउन्स को हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा आगे। यदि मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल करता हूं सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, शी एंड आई डैश प्लेइंग चेस। इज, आर या एम, तो यहां पे हमने एंड से जोड़ दिया शी और आई को। तो वह और मैं चेस खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है चेस, हम खेल रहे हैं। हम कौन हो गया, शी एंड आई। तो यहां पर इज नहीं आगे लगेगा, एम नहीं लगेगा, यहां पर आर लगेगा। क्या लगेगा, आर। क्यों लगा, क्योंकि हमने इन्हें जोड़ दिया एंड से। लेकिन केवल एंड से जोड़ देने से काम नहीं चलता है, एंड के बहुत सारे रूल्स हैं। तो इसी में हम दूसरे वाले रूल पे चलते हैं, नाउन्स विद आर्टिकल्स। कई बार क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में जब कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में ही हम उसके अंदर आर्टिकल लगा देते हैं। आर्टिकल क्या होता है, नाउन के साथ में ए, एन या द का इस्तेमाल, उसे आर्टिकल के नाम से पहचानते हैं। इसे हम डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर्स, या फिर डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव के नाम से भी पहचानते हैं। यहाँ पे बोल रहा है नाउन्स विद आर्टिकल व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड विद एंड। अब दो नाउन्स को हमने एंड से जोड़ दिया, लेकिन उनमें हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें। तो ऐसे समय पर हम क्या करें, देखिए यहां पर यदि बोल रहा है व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड विद एंड द नाउन प्लेस्ड बिफोर एंड, और यदि दो नाउन्स को आपने एंड से जोड़ा और एंड से पहले वाला जो नाउन है, पहले वाला जो नाउन है वो सिर्फ आर्टिकल ले रहा है, एंड के बाद वाला नाउन आर्टिकल नहीं ले रहा है। एंड से पहले वाला नाउन आर्टिकल ले रहा है, एंड के बाद वाला आर्टिकल नहीं ले रहा है। तो ऐसे समय पर हम क्या करेंगे, उस वर्ब को सिंगुलर वर्ब के रूप में पहचानेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को संबोधित करेंगे। ऐसे समय पर वो दोनों नाउन्स एक ही व्यक्ति के बारे में बताएंगे। उदाहरण के तौर पर द टीचर एंड क्लर्क, यहां पर हम लगाएंगे इज कमिंग। क्या लगाएंगे, इज। यहां पे मैं इज, एम या फिर आर में से यदि मुझसे कोई पूछे क्या लगाना है, तो मैं कहूंगा यहां पर इज लगेगा। क्यों लगेगा, क्यों लगेगा उसका रीजन बताता हूं मैं। क्योंकि टीचर और क्लर्क एक ही व्यक्ति है। पता कैसे चला, पहले वाले एंड से पहले द लगा हुआ है, एंड के बाद में जो नाउन आया उसके आगे आर्टिकल लगाएंगे। तो यहां पे देखिए एक और है, द कारपेंटर एंड पोएट। तो कारपेंटर और पोएट ये एक ही व्यक्ति का काम है। कारपेंटर का भी काम करता है वही व्यक्ति, और वही व्यक्ति कवि भी है। तो इसके लिए डैश प्रेजेंट इन सेमिनार। यदि मैं कहूं वॉज या वर में से आपको कुछ लगाना है, आपको वॉज या वर में से कुछ लगाना है, तो यहां पर आप लगाओगे वॉज। क्या लगाओगे, वॉज लगाओ, क्योंकि कारपेंटर और पोएट एक ही व्यक्ति को बता रहा है। और हमें पता कैसे चला, हमें पता चला इस
आर्टिकल से, एंड से पहले जो नाउन है उसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए फिर एंड आ गया हमारे पास में। ये बोल रहा है व्हेन टू और मोर नाउन्स आर जॉइंड विथ एंड, जब दो या दो से अधिक नाउन्स को आप एंड से जोड़ते हो, किससे जोड़ते हो? एंड से। और ना एंड से पहले वाले नाउन के भी आर्टिकल है और एंड के बाद वाले आर्टिकल पर भी आर्टिकल है। एंड के बाद वाले आर्टिकल पर भी आर्टिकल है और एंड से पहले वाले नाउन पर भी आर्टिकल है, यानी कि एंड से पहले नाउन बाद में नाउन और दोनों आर्टिकल ले रखे हैं, ए एन या द। ऐसे समय पर यदि वहां पर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़े तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी वर्ब का? प्लूरल। तो ये बोल रहा है कि ए क्लर्क एंड अ कारपेंटर डैश वेटिंग फॉर यू। अब यहां पर मुझसे पूछा जाए आर, इज और एम, तो मैं क्या लगाऊं? यहां पर इस नाउन से पहले भी आर्टिकल आया है, इस नाउन से पहले भी आर्टिकल आया है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों अलग व्यक्ति हैं। यहां पर आपको लगाना है आर। क्या लगाना है भाई? आर लगाना है। क्लियर? अब यहाँ पे नीचे एक और है, द प्रिंसिपल, द टीचर एंड द क्लर्क। तो प्रिंसिपल से पहले भी द है, क्लर्क टीचर से पहले भी द है, ठीक है, और क्लर्क से पहले भी द है। इसका मतलब प्रिंसिपल एक अलग व्यक्ति है, टीचर एक अलग व्यक्ति है और क्लर्क जो है वो भी अलग व्यक्ति है। ऐसे समय पर हमें यहाँ पर यदि मुझे कोई वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो वो सिंगुलर वर्ब नहीं होगी, वो प्लूरल वर्ब होगी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट को मैं प्लूरल मानूंगा। क्या मानूंगा भाई? प्लूरल मानूंगा। कंप्लीटिंग द पेंडिंग वर्क, या तो मुझे लगाना होगा आर, इज, एम। इनमें से यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा आर। क्या लगाऊंगा भाई? आर लगाऊंगा। यदि मुझसे पूछा जाए वॉज या वर में से क्या लगाना है, वॉज या वर में से क्या लगाना है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा वर। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि दोनों के दोनों प्लूरल वर्ब को संकेत देते हैं हेल्पिंग वर्ब से। ओके, अब देखते हैं रूल नंबर, एंड के साथ में एक रूल और है कि ये बोल रहा है कि जब दो नाउन्स को आप एंड से जोड़ रहे हो, ऐसे भी अवस्था आती है जब हम दो नाउन्स को एंड से जोड़ते हैं लेकिन वो दोनों नाउन एक ही आइडिया को संबोधित करते हैं, एक ही आइडिया बताते हैं। सुनाई दे रहा होगा? चल रहा है? जब वो दोनों नाउन्स एक ही आइडिया को बताते हैं, ऐसे समय पर हम क्या करें? ऐसे समय पर दोस्तों, ऐसे समय पर आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करोगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी। तो हम बोले धीरे और स्थिर, धीरे और स्थिर, धीरज और स्थिरता। तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों के दोनों जो नाउन है आइडिया एक ही तरह है। अब हमसे पूछा जाए विन या विंस में क्या आएगा, तो विंस जो है ये सिंगुलर वर्ब को संबोधित करता है। इसका मतलब हो गया सिंगुलर वर्ब है। कौन सा है? ये सिंगुलर वर्ब है और ये प्लूरल वर्ब है। वर्ब के एंड में ऐसी एस लगाते तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? विंस का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इसी तरीके से ब्रेड एंड बटर डैश नॉट माई ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट नहीं है। ईज लगाऊंगा या आर लगाऊंगा तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ईज, क्योंकि ये दोनों एक ही आइडिया को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे ही रूल नंबर 3 में यदि हम चलते हैं तो ये बोल रहा है कि वर्ड्स लाइक ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू एटसेट्रा, कुछ इस प्रकार के शब्द आते हैं। ऑल, मैनी, यदि हम इनकी बात करें, देखिए ऑल, मैनी, ये है क्या चीज? ये है क्या? हमें पता है कि भाई ये प्रोनाउन का भी काम करते हैं तो ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। जब इनके साथ में हम किसी नाउन को लगा देंगे तो ये एडजेक्टिव है, जब इनको अकेले यूज करेंगे तो ये क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए। तो ये बोल रहा है कि यदि इनका इस्तेमाल होता है और इनके बाद में कोई नाउन आता है, इनके बाद में कोई नाउन आता है सेम्स प्लूरल, हैंस दे टेक प्लूरल वर्ब विद देम, तो इसलिए वो अपने आगे प्लूरल वर्ब लेंगे। किसको लेंगे? प्लूरल वर्ब को लेंगे। जैसे सेवरल के बाद में हमने देखा बुक का इस्तेमाल हुआ, तो ये जो बुक है ये प्लूरल नंबर में आई। तो सेवरल बुक्स डैश अवेलेबल इन मार्केट, इज या आर लगाएं तो आर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेवरल का मतलब ही हम बोल सकते हैं बहुत, ठीक है, बहुत सारी। तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर हमने प्लूरल आर लगाया। ऐसे ही यदि हम इसकी बात करें, देखिए सम पीपल, अब पीपल क्या होता है? पर्सन का प्लूरल फॉर्म पीपल होता है, तो सम के आगे हमने पीपल लगा दिया।
अब ये बोल रहा है कि पीपल के बाद में यदि कोई वर्ब का इस्तेमाल करना पड़े, डैश द मीटिंग, तो यहाँ पे अटेंड से अटेंड आएगा। अटेंड जो है ये प्लूरल नंबर है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर अटेंड। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल बन गया भाई, इसलिए। अब देखिए इसके अंदर हम बात करें ऑल, ये जो ऑल है ना, ऑल, ये ऑल जो है ये दो काम करता है अपने आगे। ऑल यदि हम काउंटेबल नाउन लगाते हैं, काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन यदि लगेगा तो वो प्लूरल लगेगा, और यदि नॉन काउंटेबल नाउन लगेगा तो वो सिंगुलर लगेगा। नॉन काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर लगेगा। अब जब नॉन काउंटेबल नाउन सिंगुलर लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने यहां पे लिखा ऑल वाटर, तो वाटर जो है ये नॉन काउंटेबल है, तो इसके साथ में यदि मुझे कोई वर्ब लगाना पड़े, इसके साथ में यदि कोई मुझे वर्ब लगाना पड़े तो वो सिंगुलर लगेगा। कैसे लगेगा देखते हैं। ऑल वाटर इज वेस्टेड, ऑल वाटर इज वेस्टेड, तो हमने देखा सारा पानी वेस्ट किया जाता है, तो यहां पर हमने इज लगाया। लेकिन यहां पर देखिए ऑल पीपल, ऑल पीपल के साथ में हम क्या करेंगे? ऑल पीपल के साथ में हम क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे, आर लगाएंगे या हैव लगाएंगे, तो ये प्लूरल वर्ब को संबोधित करते हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ओके। अब यहां पर मैनी जो है, मैनी, मैनी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने आगे हमेशा प्लूरल नाउन लेता है, लेकिन मैनी के बाद में यदि आर्टिकल ए का इस्तेमाल हुआ तो वो अपने आगे हमेशा सिंगुलर नाउन लेगा। सिंगुलर नाउन, मैनी ऑलवेज टेक्स सिंगुलर नाउन आफ्टर इट, हेंस सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। तो यहां पर हम लिखेंगे मैनी अ बुक, बुक्स तो नहीं है, यहाँ पे क्या है? बुक है, तो यहां पर आपको लगाना है वॉज। क्या लगाना है? वॉज। kept there to read, मैनी अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये एस लगा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पे ये एस लगा हुआ है, ये गलत है। मैनी अ स्टूडेंट इज प्लेइंग फुटबॉल, इसका आंसर ये आएगा। अब मच का इस्तेमाल हमें पता है, मच और मैनी दोनों का मतलब एक ही होता है, मैनी एंड मच। मैनी का मतलब होता है बहुत, और मच का मतलब भी होता है बहुत। मैनी हमेशा अपने आगे काउंटेबल, काउंटेबल प्लूरल नाउन लेता है। क्या लेता है? प्लूरल नाउन लेता है, हमेशा याद रखना। और मच जो है नॉन काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करता है, नॉन काउंटेबल नाउन, और वो भी कौन सा? सिंगुलर नंबर में आएगा। नॉन काउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नंबर में नहीं होता है दोस्तों, ये याद रखना है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे मच के बाद में यदि कोई नाउन आया तो ये नॉन काउंटेबल नाउन है, और इसके साथ में यदि कुछ मुझे वर्ब लगानी है तो कौन सी लगाऊंगा मैं? सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा। तो मच मिल्क इज टू बी बॉट टुडे, ऐसे ही देयर इज मच नॉइज इन आवर विसिनिटी, ये इसका आंसर आ गया। 6 नंबर पे चलते हैं, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, या दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ तक कि दो सेंटेंसेस को भी जोड़ने का काम करते हैं। और कंजंक्शंस भी दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कई बार हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है जैसे नीदर नॉर, ईदर और, एंड और, ये जो दिख रहे हैं हमें, इन कंजंक्शंस का हमने इस्तेमाल किया। और जब हम इन कंजंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे तो इन्हें हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? सब्जेक्टिव केस में कर रहे हैं। और जब हम इसको सब्जेक्टिव केस में करेंगे तो ये दो नाउन्स को जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? दो शब्दों को जोड़ेंगे। तो कौन है वो? सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन करता है। नाउन की जैसे कोई दूसरा शब्द करेगा उसे हम नाउन ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि कंजंक्शंस नीदर नॉर का इस्तेमाल हुआ और आइदर और का इस्तेमाल हुआ, या फिर सिर्फ और का इस्तेमाल हुआ, और उसके साथ में नाउन जो है प्लेस्ड आफ्टर नाउन, ईदर और या नीदर नॉर के बाद में जो नाउन आएगा वो डिसाइड करेगा
सॉरी वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर जो वर्ब है वो कौन सा आएगा। कौन डिसाइड करेगा? ईदर और के बाद में, नीदर नॉर के बाद में, और सिर्फ अकेला आ रहा है तो उसके बाद का जो नाउन आ रहा है या प्रोनाउन आ रहा है वो डिसाइड करेगा कि भाई मुझे वर्ब जो है वो सिंगुलर लेना है या प्लूरल लेना है। तो देखिए यहाँ पर नीदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लूरल आया नॉर के बाद में, तो यहाँ पर मुझे हैज और हैव में क्या लगाना है? हैज सिंगुलर वर्ब है और हैव प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? हैव। तो क्या आंसर आएगा? हैव लगाऊंगा मैं यहाँ पर। ये लो। ऐसे ही सम बॉयज और आई, कुछ लड़के या फिर मैं, तो अब यहां पर मुझे लगाना है आई कंप्लीटिंग दिस वर्क। तो यहां पर मेरे पास ऑप्शन है इज, एम, आर। तो आई के साथ में हमेशा कौन सा वर्ब लगता है? एम लगता है, तो हम यहाँ पर एम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि और के बाद में भले वो नाउन है या प्रोनाउन है, उसके बाद उसके अनुसार जो वर्ब है वो लगाना पड़ता है, हमें बहुत जरूरी हो जाता है, ये रूल बोलता है। ओके, 7 नंबर पे हम चलते हैं, 7 नंबर पे नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो इज अ कंजंक्शन विच फॉलोज द सेम रूल। तो नीदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो ये भी एक ही चीज है। नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद में, बट ऑल्सो के बाद में जो नाउन आएगा, बट ऑल्सो के बाद में जो नाउन आएगा वो अपने अनुसार यहां पर वर्ब का इस्तेमाल करवाएगा। तो दे जो है ये प्लूरल है, नॉट ओनली यू, ना केवल तुम, बट ऑल्सो दे, वे भी, ना केवल तुम, वे भी क्या होगा? हैज या हैव। तो यहां पर आप क्या लगाओगे भाई? हैव। क्यों लगाया हमने हैव? क्योंकि बट के बाद में, बट ऑल्सो के बाद में हमने देखा कि जो सब्जेक्ट का साथ इस्तेमाल हुआ है वो प्लूरल नंबर में इस्तेमाल हुआ है। यदि हमसे पूछे कि सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, लेकिन वर्ब जो है इस बट ऑल्सो के बाद में जो शब्द लग रहा है उसके अनुसार हमें सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लगाना होता है। ऐसे ही देखिए, नाउन्स जॉइंड विद कंजंक्शंस बोथ एंड टेक्स प्लूरल वर्ब इन अ सेंटेंस। चलो यहां तो समझ में आ गया हमें। अब कई बार क्या होता है कि कंजंक्शन बोथ एंड का इस्तेमाल होता है, बोथ एंड, कंजंक्शन बोथ फिर एंड। अब ये दोनों एक साथ नहीं लगते, यहां पर भी कुछ लगेगा, यहां पर भी एक नाउन लगेगा। इसके साथ में यदि कोई वर्ब लगेगा तो वो हमेशा प्लूरल नंबर में ही लगेगा। इसके साथ में यदि कोई वर्ब लगेगा तो वो हमेशा प्लूरल नंबर में ही लगेगा, याद रखना है। बोथ ही एंड आई, बोथ ही एंड आई, तो हम देखेंगे कि इज, एम, आर, आर, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? आर। क्यों लगाना पड़ेगा? यदि मैं बोलते हैं यहां पर नाइदर, NEITHER, नाइदर ही नॉर, और यहां पर मैं लिख देता नॉर, तो ये मैं यहां पर लिखता नाइदर ही नॉर आई, तो यहां पर मुझे लगाना पड़ता एम। क्या लगाना पड़ता? एम, क्योंकि इसके बाद का जो शब्द है उसके अनुसार मुझे वर्ब लगानी है, लेकिन यहाँ पर बोथ का और एंड का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमेशा जो वर्ब है वो प्लूरल ही लगेगी, ये याद रखना है। तो मैंने कहा बोथ ही एंड आई आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे। फिर चलते हैं अपन 8वें नंबर रूल पर। 8th नंबर रूल क्या बोल रहा है? 8th नंबर रूल होता है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का मतलब क्या हो गया? देखिए देयर जो है, देयर, यदि मैं बात करूं देयर है क्या चीज, देयर को यदि मैं किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करता हूं तो इसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। ये हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस का संकेत देता है। लेकिन जब भी हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं, तो ये पूरे सेंटेंस को संबोधित करता है। ऐसे समय पर इसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं मानते, इसे हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के नाम से पहचानते हैं। तो ये बोल रहा है कि देर आया और उसके बाद में यदि कोई नाउन आ रहा है या प्रोनाउन आ रहा है, तो जो वर्ब लगेगी वो इस नाउन के हिसाब से इससे पहले लगेगी। यहाँ पर यदि अ बॉय लिखा है, देयर अ बॉय, और इनमें से मुझे कुछ चूज करना है, तो यहाँ पर मैं सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि जो बॉय है वो सिंगुलर है। देखिए देयर इज अ बॉय,
और यहां पर देयर वर लगाऊंगा क्योंकि मुझसे पूछा गया है इन दोनों में से लगाना है। देयर वर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, ये मुझे कुछ इस तरीके से लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देयर जो है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्शन दे रहा है, पूरे सेंटेंस को संबोधित कर रहा है। अब यहां पर देखिए, देयर डैश आई whom you are teasing very much, तो यहां पर यदि मुझसे पूछा जाए इज एम या आर लगाओ तो आप लगाओगे एम। क्यों लगाओगे? क्योंकि आई के साथ में हमेशा एम का इस्तेमाल होता है। देयर एम आई whom you are teasing very much, जिससे तुम बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। फिर चलते हैं अपन रूल नंबर 9 पर। रूल नंबर 9 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 9 बोलता है when the is placed, the when the is placed before an adjective। भाई सिर्फ हम सब्जेक्ट एडजेक्टिव को ही बना रहे हैं, उसके साथ में नाउन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है when the is placed before an adjective, किसी एडजेक्टिव से पहले आप the आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हो, डेफिनेट आर्टिकल का, तो रूल बोलता है, और वो कौन सा होना चाहिए? क्वालिटी वाला एडजेक्टिव होना चाहिए। इट इज कंसिडर्ड एज अ प्लूरल नाउन, उसे हम प्लूरल नाउन यानी कि सभी को मान लेते हैं, और वहां पर हमें हमेशा प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये बोल रहा है फॉर होल स्पीशीज लाइक द पुअर मीन्स ऑल हु आर पुअर, वो सारे के सारे जो गरीब हैं। यदि पुअर की बात करें, यहाँ पे यदि हम बात करें कि मैंने पुअर जो हमारा एक एडजेक्टिव है उससे पहले मैंने द लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया वो सारे लोग जो गरीब हैं उनकी चर्चा चल रही है, तो उसे हम प्लूरल मानेंगे। तो द रिच, इसका मतलब सारे रिच, डैश ऑल व्हाट इज एसेंशियल। अब मुझसे पूछा जाए हैव या हैज, तो द रिच हैव ऑल, अमीरों के पास वो है, सब कुछ है, अमीरों के पास सब कुछ है। व्हाट इज एसेंशियल, जो एसेंशियल है वो सब कुछ अमीरों के पास में है। तो यहां पर मैं हैज नहीं लगाऊंगा, यहां पर मैं हैव लगाऊंगा। याद रखने वाली चीज है, जब भी आर्टिकल द का इस्तेमाल किसी एडजेक्टिव से पहले होता है और उसके बाद में नाउन नहीं आ रहा है, तो समझ जाओ वो हमेशा अपने आगे प्लूरल वर्ब ही लेगा। द ऑनेस्ट मतलब जितने भी लोग ईमानदार हैं उनकी बात चल रही है। इनमें से मुझसे पूछा गया इज एम आर, तो मैं लगाऊंगा द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, जो ईमानदार होते हैं वो हर जगह उनका सम्मान किया जाता है। अब रूल नंबर 10 क्या बोल रहा है? कंजंक्शंस फिर से आ गए। देखो कंजंक्शंस का बहुत ज्यादा रोल है, हम अलग अलग कंजंक्शंस पढ़ रहे हैं, नाइदर नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड, ये सारे के सारे कंजंक्शन से इन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक और आ गया है कि यदि ऐसे कंजंक्शंस आते हैं, कौन से वाले? एज वेल एज, बिसाइड्स, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, ऐसे बहुत सारे कुछ इस तरीके से यदि आते हैं तो हमें क्या करना है? हैव टू नाउन्स बिफोर एंड आफ्टर। तो ऐसे कंजंक्शंस आएंगे, और वो जब हम सब्जेक्टिव केस के साथ में इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्टिव केस के साथ में इस्तेमाल करते हैं, और उन कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, उन कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, तो अपने पहले और अपने बाद में वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन लेते हैं। ठीक है, हमेशा अपने पहले अपने बाद में क्या लेते हैं? नाउन लेते हैं या प्रोनाउन लेते हैं। तो हम यहां पर बोलेंगे राजू टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स, राजू टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स। तो ये क्या बोल रहा है? इन सच केस नाउन प्लेस्ड अर्लियर डिसाइड्स, ऐसे समय पर नाउन जो है, ऐसे समय पर नाउन जो पहले इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इससे इस तरफ, यानी कि जो पहले नाउन रखा गया उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब लगेगा, ना कि बाद के अनुसार। जैसे नाइदर नॉर में नॉर के बाद में, आइदर और में और के बाद में जो नाउन था उसके अनुसार हम वर्ब लगा रहे थे। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या होगा? इन कुछ इस तरीके के जो एडवर्ब्स आते हैं उनसे पहले जो नाउन आएगा उसके हिसाब से कुछ ही वर्ब से, कुछ ही कंजंक्शन से उन्हें हमें याद कर लेना चाहिए। तो ये बोल रहा है यहां पर जो वर्ब आएगा इनमें से वो इसके अनुसार आएगा। किसके अनुसार? इनसे पहले जो नाउन इस्तेमाल होगा उसके अनुसार। तो राजू टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टू विजिट आवर कैंपस, ये इसका आंसर है। दे एज वेल एज अविनाश,
दे एज वेल एज अविनाश डैश कंप्लीटेड द रीडिंग। तो यहां पर मुझे हैज या हैव में हैव लगाना पड़ेगा क्योंकि एज वेल एज से पहले दे का इस्तेमाल हुआ है। बस इतना सा काम है। फिर रूल नंबर 11 बोलता है, रूल नंबर 11, जनरली कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज ग्रुप। जो कलेक्टिव नाउन है उसे हम ग्रुप के नाम से पहचानते हैं, जैसे क्लास हो गई, स्कूल हो गई, आर्मी हो गई, ठीक है, हर्ड हो गया। ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन्स है। अब जब हम बहुत सारे नाउन्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक नया नाम देते हैं, उसे हम ग्रुप के नाम से पहचानते हैं और उस कैटेगरी को हम कलेक्टिव नाउन में शामिल कर लेते हैं। तो उसके लिए बोल रहा है कि इज यूज्ड एज अ ग्रुप, हेंस इट इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर, और इसलिए हम उसे सिंगुलर ही मानते हैं, इसलिए हम उसे सिंगुलर मानकर चलते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, ज्यादातर। तो ऐसे समय पर द क्राउड वॉज नॉट कंट्रोल्ड एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। तो यहाँ पे वॉज और वर की बात करें तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? वॉज का इस्तेमाल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि क्राउड जो है ये कलेक्टिव नाउन है और ये हमेशा सिंगुलर माना जाता है, तो इसलिए हम इसके साथ में क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे द थीम, अब यहाँ पे मैं बोलूं हैज और हैव में, तो क्या लगाओगे आप? हैज बीन सेंट टू जयपुर, टीम को जयपुर भेजा जा चुका है। कुछ इस तरीके से हम इसको समझेंगे, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा हमें देखना है कि जो पॉलिस है तो कलेक्टिव नाउन, लेकिन इसके लिए साथ में हमेशा हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये अपवाद है। कैटल को हमेशा हम प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में पहचानते हैं, प्लूरल नाउन के रूप में। पीपल का हमें पता ही है कि पीपल जो है दैट इज नॉट द कलेक्टिव नाउन, इट इज अ प्लूरल ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्लूरल, हेंस प्लूरल वर्ब इज प्लेस्ड इन द सेंटेंस। इसलिए उनसे पहले उनके अंदर हम हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ में उनका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉलिस का इस्तेमाल हुआ। इसके ठीक बाद यदि मुझे वर्ब का इस्तेमाल करना है तो क्या लगाऊंगा? यदि मैं इज एम आर का इस्तेमाल करूं, यहाँ पे इज एम या फिर आर, तो आप लगाओगे पॉलिस आर। क्या लगाएंगे हम? पॉलिस आर सर्चिंग द रूम, ये इसका रूल बोलता है। अब ऐसे ही कैटल, कैटल के साथ में आप क्या लगाओगे? आर लगाओगे। कैटल, सॉरी, वर लगाओगे। यहाँ पे वाज या वर से पूछा है तो वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पर वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये छोटे मोटे रूल्स हैं, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पर एक चीज और है, ये इतना ले लेते हैं। कमिटी एंड जूरी टेक सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब इन अ सेंटेंस। कमिटी और जूरी जो है, कमिटी और जूरी ये एक काम की चीज है, बहुत ही आपके काम आने वाली है। कमिटी और जूरी ये दोनों कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये अपने आगे कई बार सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकती है तो कई बार प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकती है। जब ये एक होकर काम करे उस समय पर ये सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और जब ये अपने ही मतों में बदल जाएंगे ऐसे समय पर इन्हें हम प्लूरल वर्ब के साथ में इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के तौर पर द जूरी डिक्लेयर्ड द डिसीजन, तो जूरी एक होकर काम की। जूरी किसे बोलते हैं? बहुत सारे जज जब बैठकर, 3 से 4 जब जज बैठकर फैसला सुनाते हैं उसे जूरी बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि द जूरी हैज क्यों लगाया? क्योंकि इन्होंने एकमत होकर उन्होंने डिसीजन को डिक्लेयर कर दिया, कर चुके हैं। तो यहां पर मैंने हैज लगाया, लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे देखा द जूरी डिबेटिंग विद देयर ओन ओपिनियन, तो यहां पर जूरी अलग अलग हो गई और अपने अपने मतों में बट गई है। ऐसे समय पर हम यहाँ पर आर का इस्तेमाल करेंगे। यदि मुझसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पर क्या लगाओगे आप, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा आर। तो हम कहेंगे द जूरी आर डिबेटिंग विद देयर ओन ओपिनियन। ये इसका आंसर ऐसे आएगा, क्योंकि यहां पर अपने मतों में बट गए हैं। ये हमें ध्यान रखना है भाई। अब बात करते हैं अपन नेम ऑफ द बुक्स। ठीक है, रूल नंबर 12 क्या बोल रहा है कि बहुत बार क्या होता है कि किताबों के जो नाम होते हैं वो दिखने में प्लूरल होते हैं। किताबों के जो नाम है, भाई किताब का नाम है प्लूरल दिख रहा है, लेकिन है तो एक ही किताब, तो उसके साथ में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। नेम ऑफ द बुक्स विद प्लूरल नंबर
इवेंट टेक्स सिंगुलर नंबर, इवेंट टेक्स सिंगुलर नंबर, वर्ब की बात करेंगे, सिंगुलर वर्ब यहां पर। तो द अरेबियन नाइट्स, ये किताब का नाम है, ये किताब का नाम है। डैश पब्लिश्ड अ लॉन्ग टाइम एगो, यहां पर वॉज या वर आएगा तो आप लगाओगे वॉज, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये किताब का नाम है, एक ही किताब की बात चल रही है। थ्राइस टोल्ड एंड टेल्स, ये भी किसी किताब का नाम है। थ्राइस टोल्ड एंड टेल्स डैश नॉट अवेलेबल इन मार्केट, तो इज एम आर, तो यहां पर आप लगाओगे इज, क्यों, क्योंकि ये किताब का नाम है और ये सिंगुलर ही है। ओके, कुछ नाउन्स जो हैं वो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वास्तविकता में वो सिंगुलर होते हैं। सम नाउन्स सीम प्लूरल बट आर एक्चुअली सिंगुलर इन सिंगुलर नंबर, द वर्ब यूज्ड फॉर देम इज सिंगुलर। तो इसके लिए, उनके लिए यदि हम किसी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना होगा। और देखिए यहाँ पर जैसे फिजिक्स है, ये सब्जेक्ट का नाम है, दिखने में प्लूरल दिख रहा है लेकिन है सिंगुलर। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम है, एस लगा हुआ है लेकिन है सिंगुलर। सिविक्स एस लगा हुआ है लेकिन है सिंगुलर। पॉलिटिक्स एस लगा हुआ है लेकिन है सिंगुलर। ऐसे ही फिजिक्स के साथ में यदि मुझसे पूछा जाए इन दोनों में से क्या लगाओगे, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर आपने इज लगा दिया। फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स डैश वाइटल रोल इन टूडेज एरा, तो क्या लगाएंगे हम, प्ले या प्लेज, प्लेज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। अब यहां पर ये बहुत काम की चीज है, आपसे सवाल पूछे जाते हैं कुछ इसी रिलेशन के अंदर। रिलेटिव प्रोनाउंस टेक्स वर्ब एज पर देयर एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउंस हमेशा अपने आगे वर्ब कब लेते हैं, उनके एंटीसीडेंट के अनुसार। और एंटीसीडेंट होता क्या है, जो भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, भले वो हु है, हुम है, विच है, ठीक है, हुज है, कुछ भी हो, ठीक है, विच है, हु है, हुम है, दैट है, ठीक है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है, ये बोल रहा है कि इनसे पहले जो नाउन इस्तेमाल होता है, इनसे पहले जो नाउन इस्तेमाल होता है उसे उसका एंटीसीडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे उसका एंटीसीडेंट कहा जाता है, और उसी के आधार पर इन्हें हम लिखते हैं सेंटेंस के अंदर। तो प्रोनाउन की क्लास आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो अभी जो बनेगी उसमें आपको पता चलेगा। तो ये बोल रहा है कि इट इज आई, तो यहां पर ये जो हु लगा है, इट इज आई हु डैश डूइंग द वर्क फेथफुली, तो ये जो आई है ये एंटीसीडेंट है। कौन है ये, एंटीसीडेंट है। और मुझसे पूछा जाए कि भाई इसमें आपको लगाना है एम, इज और आर, तो क्या लगाओगे आप, आई के हिसाब से यहां पर मुझे वर्ब लगानी है, तो मैं यहां पर लगाऊंगा एम। क्या लगाऊंगा, एम लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि इसका जो एंटीसीडेंट है वो आई है, तो प्रोनाउन से पहले जो शब्द इस्तेमाल होता है उसे उसका एंटीसीडेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। दे हैव कॉल्ड माई फ्रेंड हु डैश अ डॉक्टर, तो दे हैव कॉल्ड माई फ्रेंड, फ्रेंड कौन है, सिंगुलर नंबर है, तो हु क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वाले क्लॉज के अंदर। तो इनमें से यदि मुझसे पूछा जाए कि इज एम आर में क्या लगेगा, तो आप लगाओगे इज, हु इज अ डॉक्टर। रूल नंबर 15 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 15 बोलता है इफ अ प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिटवीन टू नाउन्स, यदि दो नाउन के बीच में हम प्रीपोजिशन, सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं अपन, सब्जेक्ट का काम करवा रहे हैं लेकिन उन दो नाउन्स को हम प्रीपोजिशन से भी जोड़ रहे हैं, ऐसे समय पर हम किसका इस्तेमाल, द नाउन प्लेस्ड बिफोर द प्रीपोजिशन डिसाइड्स द वर्ब, तो उस प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन इस्तेमाल होगा वो निश्चय करता है कि भाई वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी उस सेंटेंस में। तो देखिए, द बॉय विथ हिज फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, विथ, तो ये बॉय है और ये हिज फ्रेंड्स है, तो ये विथ किसके साथ में, ये बॉय जो दिख रहा है इससे पहले, प्रीपोजिशन के बाद में नहीं, प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन आएगा उसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। द बॉय विथ हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो प्लूरल है लेकिन बॉय सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसमें से मुझे यदि
चूज करना पड़े तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा इज। द बॉय विथ हिज फ्रेंड्स इज रीडिंग द बुक। ऐसे ही सम गर्ल्स ऑफ आवर स्कूल, स्कूल तो सिंगुलर है, आवर स्कूल सिंगुलर है, लेकिन ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है, तो इससे पहले जो नाउन का इस्तेमाल हुआ है उसके अनुसार हम यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सम गर्ल्स ऑफ आवर स्कूल डैश पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट कॉम्पिटिशन। यदि मुझसे पूछा जाए इज लगाओ, एम लगाओ या आर लगाओ, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, आर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, आर। ओ सॉरी, ओके। रूल नंबर 16 क्या बोलता है? When a subject is gerund or infinitive, then singular verb is used in the sentence. कई बार सेंटेंस को हम वर्ब से शुरू करते हैं, और इन्फिनेटिव और जिरंड होता क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स वह वर्ब्स होती हैं जो समय और अवस्था के साथ में अपने रूप को नहीं बदलते, और काम वर्ब का भी करते हैं, नाउन का भी करते हैं। जिस वर्ब से आप नाउन का और वर्ब का दोनों को काम करवाते हो उसे जिरंड और इन्फिनेटिव कहा जाता है। अब इन्फिनेटिव क्या होता है? टू के साथ में जब हम वर्ब लगाते हैं उसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। आईएनजी के साथ में जब हम वर्ब लगाते हैं उसे जिरंड कहा जाता है। और कई बार हम क्या करते हैं कि जिरंड से सेंटेंस को चालू करते हैं। जिरंड जो है नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करेगा तो जिरंड हो गया। ऐसे ही रनिंग जो है तो वर्ब, लेकिन काम नाउन का कर रहा है, तो इसके साथ में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे पूछा गया इज एम में से अंतर लिखो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज। ऐसे टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स, टू कंट्रोल यहाँ पे ये है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव का मतलब हो गया, इन्फिनेटिव बोलते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है। और ये काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन साथ में ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से अपने आगे ऑब्जेक्ट भी ले लिया। तो टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स डैश आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मुझसे कहा जाए इज एम आर, तो मैं यहां पर लगाऊंगा इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रूल नंबर 17, नथिंग बट। देखो कमाल, नन बट टेक्स सिंगुलर। कोई सेंटेंस हम चालू कर रहे हैं, कोई सेंटेंस हम चालू कर रहे हैं और उसमें हम लिखा मिल रहा है हमें नथिंग बट लिखा मिल रहा है, नन बट लिखा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? नथिंग बट लिखा मिल रहा है, या फिर नन बट लिखा मिल रहा है, और उसके बाद में हमारे पास में नाउन का इस्तेमाल हो रहा है। तो नाउन जो है वो प्लूरल नंबर में दिख रहा है आपको, लेकिन वो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। तो नथिंग बट सम बुक्स हैज बीन bought for the school purpose. Nothing but some books has been bought. तो ये याद रखने वाली चीज है। ऐसे ही none but some boys dash seen in the campus, was seen in the campus। ये एक बड़े काम की चीज है, क्योंकि ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम सही तरीके से फॉलो कर ले तो सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट में हमसे गलती नहीं होती। थोड़ी सी ये याद करने वाली बात है, समय लग गया सिर्फ बताने के अंदर, ठीक है, पता आपको सब है। और फिर यहां पे देखिए, ये बहुत काम की चीज है। एक सेंटेंस लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ बुक्स, और यहां पर मैं लिखता हूं वर सोल्ड। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है द नंबर ऑफ बुक्स वाज सोल्ड। ये क्या बता रहा है? यदि अ नंबर के साथ में अ नंबर ऑफ आया और उसके बाद में कोई नाउन आ रहा है, वो प्लूरल नंबर में है, लेकिन नंबर से पहले ए लगा हुआ है। कौन सा आर्टिकल? इनडेफिनाइट आर्टिकल। और जब नंबर से पहले डेफिनाइट आर्टिकल लगा हुआ है तो इन दोनों में एक अंतर है। वो ये बोलता है अ नंबर ऑफ बुक्स हमेशा अ नंबर ऑफ नाउन, अ नंबर ऑफ प्लस नाउन हमेशा प्लूरल नंबर वाला वर्ब लेगा, और द नंबर ऑफ नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर वाला वर्ब लेगा। यह रूल बोलता है, इंग्लिश का रूल बोलता है, इसे हमें फॉलो ही करना पड़ता है। ये रूल्स हमने नहीं बनाए, ये रूल्स पहले से बने बनाए हैं। ऐसा क्यों है? नोबडी नोज अबाउट दैट, बिकॉज इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो पहले बन गई थी, ग्रामर बाद में बनी है उसको समझने के लिए। तो अ नंबर ऑफ बुक्स वाज सोल्ड, द नंबर ऑफ बुक्स वाज सोल्ड,
ये सेंटेंस के अंदर हमें इसको याद ही करना पड़ता है, ये रूल है, तो इसे समझना ही पड़ेगा। ओके, तो हमने देखा कि आज जो सब्जेक्ट एंड वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो यहां पर समाप्त होता है। यदि आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट में आपको किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी भी परेशानी नहीं आने वाली है। थैंक यू।